हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनोज कुमार एक बार फिर से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं बच्चों आपके अपने इस प्यारे से और खूबसूरत से YouTube चैनल MS उज्ज्वल शिक्षा पे। तो गाइस, पूरे होते वादे अब है नए इरादे। क्या अब है नए इरादे। आज के इस लेक्चर में बच्चों जनरली हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, संयोजन या वियोजन अभिक्रिया के निष्कर्ष से निकली हुई दो महत्वपूर्ण प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसको आप एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो गाइस, सीधी बात, नो बकवास, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में जो संयोजन और वियोजन अभिक्रिया हमने पढ़ा था, बहुत सी संयोजन अभिक्रियाएं हमने देखा था कि जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो रही थी, तथा वियोजन अभिक्रियाओं में बहुत सी वियोजन अभिक्रियाएं हमने ऐसा देखा था जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो रही थी। तो ऊष्मा उत्सर्जन या ऊष्मा अवशोषण, या एक शब्द में कहें तो ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर दो महत्वपूर्ण प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं बच्चों, जिनको कॉलम वाइज मैंने आपके सामने लिख दिया है। और देखिए अब ये जनरली होते क्या हैं। सबसे पहले कॉलम में मैंने लिखा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं लल्ला? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। होता क्या है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, क्या वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निर्मुक्त होती है या ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं बच्चों। बोलो बात समझ में आया। साथ ही साथ ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं जिसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, वे क्या होती हैं? तो बिल्कुल ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का विपरीत प्रक्रम होता है, जिसको हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा कैसे लिखेंगे? वे रासायनिक अभिक्रियाएं, क्या वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। क्या होते हैं लल्ला? ऊष्मा अवशोषित होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं क्या, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनका डेफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद लल्लन टॉप एग्जाम्पल इनके लिखता हूं आपके सामने। देखिए क्या है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा बच्चों, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के साथ साथ, प्रोडक्ट के साथ साथ ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा उत्सर्जित होती है, हम उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। अब इसका मैं लाजवाब उदाहरण आपके सामने लिखता हूं। देखिए जनरली वो उदाहरण क्या है। सबसे पहला उदाहरण हम आपको बताना चाहेंगे बच्चों कि जब भी हम किसी पदार्थ को जलाते हैं, चाहे वो खरपतवार है, कागज है, कपड़े हैं या प्राकृतिक गैसें हैं, प्राकृतिक ईंधन है, उनको अगर हम जलाते हैं बच्चों, तो उनके दहन से, उनके जलने से बड़े पैमाने पर हमको प्राप्त होती है क्या, ऊष्मा प्राप्त होती है। मतलब सभी दहन की क्रियाएं जो होती हैं बच्चों, उसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इसका मतलब कि वह ऊष्माक्षेपी क्रियाएं हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं क्या, प्राकृतिक ईंधन का दहन। तो प्राकृतिक ईंधनों के दहन में मान लिया प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का सूत्र होता है बच्चों CH4, जिसको आप मेथेन भी कहते हैं। जब वायु की उपस्थिति में इसका दहन होता है, मतलब इसको जलाया जाता है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है प्लस H2O जल वाष्प प्राप्त होता है। तो इन अभिकारकों से जब ये उत्पाद प्राप्त होता है बच्चों, तो इन उत्पाद के साथ साथ बड़े पैमाने पर हमको प्राप्त होती है, निकलती है या मिलती है क्या, ऊष्मा। यानी यहाँ प्राकृतिक गैस के दहन से यहाँ पर उत्सर्जित होती है उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा। मतलब यह क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है लल्ला। इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। हाँ, एक बात और, यहाँ राइट तीर के दाहिने तरफ प्लस ऊष्मा के बजाय अगर यहाँ बाएं साइड में माइनस चिन्ह के साथ ऊष्मा लिख दिया जाएगा तो भी सही है, गलत
नहीं है। तो ये हो गया प्राकृतिक गैस का दहन। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने हम लिखते हैं क्या, कोयले का दहन। किसका बच्चों, कोयले का दहन। कोयला या कार्बन जब इसको वायु अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है बच्चों, और साथ ही साथ यहाँ पर उत्सर्जित होती है क्या, ऊष्मा। मतलब ये भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, एक्सोथर्मिक अपक्रिया है। तीसरा और लल्लन टॉप एग्जाम्पल क्या है बच्चों, उसको देखिए। सल्फर या गंधक को जब वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो भी सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होने के साथ साथ क्या उत्सर्जित होता है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया अर्थात ऊष्मा उत्सर्जित होता है। चौथा और लाजवाब एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखूं वो ये, जिसको आप बहुत पहले से ही जानते हो बच्चों, कली चूना। कौन, कली चूना, जिसको आप बिना बुझा चूना या सूखा चूना कहते हो। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे इसको पानी में डालते हो, पानी, पानी सबकी जिंदगानी, नानी मत बोल देना। जैसे ही सूखे चूने को बच्चों पानी में डालते हैं, तेजी के साथ, बुझबुझाहट के साथ उत्सर्जित होती है क्या, ऊष्मा निकलती है। क्या, ऊष्मा निकलती है और एक विलयन प्राप्त होता है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है बच्चों। इन पदार्थों की मैंने भौतिक अवस्था नहीं लिखी, यहाँ ये सॉलिड होगा, ये लिक्विड होगा, ये एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन होगा। तो जैसे ही आप लोग इस तरह से, ये रहा, ठीक है, ये रहा एक पात्र जिसमें है ये पानी, क्या, पानी है बच्चों, पानी सबकी जिंदगानी। तो जैसे ही पात्र में पानी लेकर के उसमें सूखे चूने को क्या करेंगे बच्चों, डालेंगे। जैसे ही आप सूखे चूने को डालेंगे तो उसमें से तेजी के साथ उत्सर्जित होगी क्या बच्चों, ऊष्मा उत्सर्जित होगी और यह पात्र गर्म हो जाएगा। अगर आप छुओगे, इसको टच करोगे, हाँ, ये क्या होगा बच्चों, हाथ जल जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही सूखे चूने अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड को आपने पानी में मिलाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन प्राप्त होने के साथ साथ बड़े पैमाने पर यहां से निकलती है क्या बच्चों, ऊष्मा। क्या, ऊष्मा निकलती है। इसलिए किसी भी अपक्रिया में अगर उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, निर्मुक्त हो रही है, निकल रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे बच्चों, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। बोलो बात समझ में आया। तो इस रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अपक्रिया को इस रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा जाता है। देखिए अगला, पांचवा और महत्वपूर्ण जो एक्सोथर्मिक अर्थात ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वो ये है आपके शरीर के अंदर होने वाली क्रिया। जैसे आप सभी जानते हैं बच्चों कि हमें जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मोबाइल की? आंसर है सर बिल्कुल भी नहीं, मोबाइल नहीं। ऑक्सीजन और पानी के बाद तीसरी किसी बाह्य पदार्थ की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, तो वो है भोजन की। किसकी लल्ला? भोजन की। आप सभी जानते हैं कि हम सभी क्या खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी पूरी पनीर रसगुल्ला। क्या? दाल चावल रोटी सब्जी पूरी पनीर रसगुल्ला। आप चावल खाते हो, ब्रेड खाते हो, रोटी खाते हो या फल फ्रूट्स खाते हो बच्चों, उन सभी में, चावल में, रोटी में, फल फ्रूट्स में होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। जब आप भोजन ग्रहण करते हैं बच्चों तो उस भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का अंदर ली गई सांस के द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका क्या होता है, दहन होता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट अर्थात भोजन का वायु की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका दहन होता है बच्चों। और जब उस कार्बोहाइड्रेट का दहन होता है तो उससे बड़े पैमाने पर हमको ऊर्जा और ऊष्मा प्राप्त होती है। ऊर्जाएं रक्त कोशिकाओं के द्वारा रक्त तक या विभिन्न कोशिकाओं या विभिन्न अंगों तक पहुंचती हैं। साथ ही साथ जब अंदर ली हुई सांस को पुनः हम छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्या निकलती है बच्चों, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा निकलती है। अर्थात जो श्वसन की क्रिया है बच्चों, यह एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। सीधे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है बच्चों कि श्वसन की क्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी है या फिर ऊष्माशोषी है, तो आपका जवाब होगा कि ऊष्माक्षेपी है। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है बच्चों, श्वसन की क्रिया को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं? तो इसका अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको जो समझाया वही चीज आपको क्या करना है, सुंदर और सुनहरे अक्षरों में अपनी उत्तर पुस्तिका में क्या करना है लल्ला, छाप देना है। बोलो बात समझ में आया। और साथ ही साथ
इस श्वसन की क्रिया जो कि एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया होती है, इसके लिए जो आवश्यक रासायनिक समीकरण देना चाहिए वो अब आपके मैं सामने लिखता हूं। देखिए क्या है। तो जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और जिस कार्बोहाइड्रेट को बच्चों शरीर का ईंधन कहते हैं वो ग्लूकोज होता है। कौन? ग्लूकोज, जिसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। जब इस ग्लूकोज का वायु या ली गई ऑक्सीजन के उपस्थिति में उसका दहन होता है तो वह क्या प्राप्त होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल के अणु, साथ ही साथ यहां पर प्राप्त होती है क्या बच्चों? ऊष्मा प्राप्त होती है, या कह सकते हैं ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बोलो बात समझ में आया? यहां पर इस रिएक्शन को आप संतुलित करेंगे, यहां 6 लिखना पड़ेगा, यहां 6। तो इस रासायनिक अभिक्रिया से स्पष्ट है कि बच्चों ग्लूकोज अर्थात कार्बोहाइड्रेट का हमारे द्वारा ली गई ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जलवाष्प के साथ, जल के अणु के साथ जो प्राप्त होती है हमको वो क्या है? ऊष्मा है, या कह सकते हैं ऊर्जा है। यह ऊर्जा हमारी शरीर की रक्त कोशिकाओं द्वारा विभिन्न अंगों तक पहुंचने के साथ साथ कुछ अवशेष ऊष्माएं हैं बच्चों जो हमारे शरीर से जब बाहर निकलते हैं उत्सर्जक द्वार से गैसें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो उसके माध्यम से ये बाहर निकलते हैं। आप इसको बहुत आसानी से महसूस कर सकते हैं बच्चों। अपने नाक या मुख से हम लोग अगर गैस को, अंदर ली हुई ऑक्सीजन को पुनः छोड़ें तो वह सामान्य की अपेक्षा थोड़ा सा क्या होती है बच्चों? गर्म होती है। कौन? हमारे द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन या गैस जो होती है क्या होती है? सामान्य की अपेक्षा थोड़ा सा बच्चों गर्म होती है। इसी बात से आप आकलन लगा सकते हो कि श्वसन की जो क्रिया है बच्चों ऊष्माक्षेपीय क्रिया है। सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपीय क्रिया क्या है? श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपीय क्रिया क्यों होती है? और जब भी इसका आप उत्तर लिखिएगा बच्चों तो मेरा आपसे गुजारिश है कि इस रासायनिक समीकरण को जरूर लिखिएगा। बोलो बात समझ में आया? चलिए अगला और छठवां एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिखता हूं, देखिए वो क्या है। छठवां और इंपॉर्टेंट उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, ये है कि जो वनस्पतिक द्रव्य होते हैं जैसे खरपतवार होते हैं, या कह सकते हैं वनस्पतिक अवशेष होते हैं, वनस्पतियों के तने होते हैं, उनके विघटन से कंपोस्ट बनता है। क्या? उनके विघटन से कंपोस्ट बनता है। आपने इसको भी महसूस किया होगा कि जब वनस्पतिक द्रव्य जब ये सड़ते हैं, गलते हैं या विघटित होते हैं तो कंपोस्ट बनने के साथ साथ उसमें से बड़े पैमाने पर उत्सर्जित होती है, प्राप्त होती है क्या बच्चों? ऊष्मा उत्सर्जित होती है। मतलब वनस्पतिक द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी क्या है बच्चों? एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया का लाजवाब उदाहरण है। इस चीज को मैं आपके सामने लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, तो मैंने लिखा वनस्पतिक द्रव्यों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। इस क्रिया में भी बड़े पैमाने पर हमको प्राप्त होती है क्या बच्चों? ऊष्मा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऊष्माक्षेपीय क्रियाएं क्या होती हैं। वे रासायनिक क्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, निकलती है, निर्मुक्त होती है, हम उसे क्या कहते हैं बच्चों? ऊष्माक्षेपीय क्रिया कहते हैं। और इनके लाजवाब ललिताप एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दिया है। हाँ, मजेदार बात यह है कि यहाँ पर जो प्लस, दाहिने तरफ जो प्लस ऊष्मा लिखा है इसको बाएं तरफ माइनस ऊष्मा, यानी माइनस ऋणात्मक चिन्ह के साथ ऊष्मा लिखा जा सकता है। ये प्लस ऊष्मा को उधर माइनस ऊष्मा लिखा रहेगा तो भी ये ऊष्माक्षेपीय क्रिया ही है बच्चों। चलिए अब फटाफट देखते हैं ऊष्मा शोषी क्रिया क्या है। इसको मैं मिटा देता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ऊष्मा शोषी वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, हम उसे क्या कहते हैं बच्चों? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। लिखता हूं मैं आपके सामने। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा बच्चों? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब इनके लाजवाब उदाहरण देखते हैं आपके सामने क्या है। उदाहरण में बच्चों जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, पहला एग्जांपल मैं लिखता हूं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हम ऊष्मा देते हैं, क्या करते हैं बच्चों? ऊष्मा देते हैं, मतलब जब इसको गर्म करते हैं तब ये क्या होता है बच्चों? दो घटकों कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है। अर्थात जो इस अभिक्रिया को मैंने अपने तरफ से ऊष्मा दिया तब यह दो घटकों में टूट गया। मतलब वह जो ऊष्मा अवशोषित हुई इन घटक के, इस अणु में उपस्थित विभिन्न घटकों के बंधन को, आबंध को तोड़ने में
वियोजित हो गई या कह सकते हैं अवशोषित हो गई तथा 2 घटक प्राप्त हुए। अर्थात ये एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है तथा 2 घटक प्राप्त होते हैं बच्चों। चलिए, तो यह एक क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। बोलो, बात समझ में आया? तो यहाँ आप इस रिएक्शन से अनुमान लगा सकते हैं बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक सॉलिड होता है, जब इसको गर्म करते हैं या हम ऊष्मा देते हैं तो वो अवशोषित कर लेता है तथा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड 2 घटकों में वियोजित हो जाता है। अर्थात इसको हम लोगों ने वियोजन अभिक्रिया में पढ़ा था। अब चूंकि यहाँ पर ऊष्मा अवशोषित हो रही है बच्चों, इसलिए हम इसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के नाम से भी जान सकते हैं। अर्थात उसका एक बेहतर उदाहरण हो सकता है। दूसरा आप लिखेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 को जब हम लोग ऊष्मा देंगे, क्या देंगे बच्चों, ऊष्मा देंगे तो यह 2 घटकों में वियोजित हो जाएगा, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन गैस। तो यहाँ भी इसको भी हम लोगों ने वियोजन अभिक्रिया में पढ़ा था, क्योंकि ऊष्मा अवशोषित होती है इसमें ऊष्मा, इसलिए हम ऊष्मा अवशोषित होने के आधार पर इसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण मान सकते हैं या लिख सकते हैं। तो बच्चों नोट डाल करके इंपॉर्टेंट हेडिंग लगाइए, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या? अवक्षेपण अभिक्रिया। बच्चों जब भी आप लोग 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाएं, क्या? जब भी आप लोग 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाएं, अगर कहीं ऐसा पदार्थ बन जाए जो विलयन में या जल में नहीं घुल रहा है, तो उस विलयन में न घुलने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। क्या? प्रेसिपिटेट कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। और यह अवक्षेप जिस रासायनिक अभिक्रिया में बनता है बच्चों, उस रासायनिक अभिक्रिया का नाम होता है क्या? अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए उसके डेफिनेशन को मैं लिखता हूं आपके सामने। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या लिखा? वे अभिक्रियाएं। और ये जो अभिक्रियाएं होती हैं ज्यादातर या मुख्यतः अभिक्रिया कौन सी होती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आप लिख सकते हो वे अभिक्रियाएं या वे द्विविस्थापन अभिक्रियाएं जिसमें अवक्षेप बनता है। कौन? अवक्षेप बनता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं या अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इस चीज को हमेशा अपने दिल दिमाग मन मस्तिष्क और रोम रोम में बसा लीजिएगा बच्चों। ये जो अवक्षेप है बच्चों, यह अवक्षेप बेसिकली विलयन में अघुलनशील पदार्थ होता है। क्या? अघुलनशील पदार्थ होता है। किसमें? जल में या विलयन में अघुलनशील पदार्थ होता है जिसे हम अवक्षेप कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चों आप वही अपना लाजवाब उदाहरण लिख सकते हैं जो द्विविस्थापन अभिक्रिया में आपको दिखाया था। क्या दिखाया था बच्चों? कहा था मैंने Na2SO4 सोडियम सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन अर्थात जली विलयन में जैसे ही BaCl2 बेरियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन अर्थात जली विलयन को डालते हैं, तुरंत ही थोड़े क्षण के बाद क्या होता है? बर्तन की निचली सतह पर एक विशेष प्रकार का पदार्थ इकट्ठा होने लगता है। वह जो पदार्थ होता है बच्चों BaSO4 बेरियम सल्फेट का ठोस पदार्थ प्राप्त होता है तथा प्राप्त होता है क्या? सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन अर्थात जलीय विलयन। ये जो बर्तन की पेदी में जल में न घुलने वाला पदार्थ अर्थात बेरियम सल्फेट का अघुलनशील पदार्थ जो आपको प्राप्त होता है बच्चों, दरअसल इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं लल्ला, प्रेसिपिटेट कहते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो ऐसी एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अवक्षेप बन रहा है, अघुलनशील पदार्थ बन रहा है और इस अघुलनशील पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं तथा इस रासायनिक अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। बोलो मेरे प्यारे हिंदुस्तान की जय। याद रखना मेरी बात को अच्छे से। बोलो बात समझ में आया? इसके अलावा बच्चों एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, जो कि अवक्षेपण के अंतर्गत ही उसको लिया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वस सॉल्यूशन अर्थात जलीय विलयन होता है, क्या? CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में CO2 क्या? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करे बच्चों, तो क्या होगा? इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में से जल का अणु बाहर निकलेगा और बनेगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और प्लस क्या बनेगा? H2O जल का अणु बनेगा बच्चों।
मैंने आपको बताया था जैसे सूखे चूने को पानी में डालते हैं, पानी में डालने से तेजी के साथ उत्पन्न होती है ऊष्मा, अर्थात वह एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया होती है। साथ ही साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन प्राप्त होता है और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को हम दीवार की सफेदी में, किसकी, दीवार की सफेदी यानी पोतैया करने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं बच्चों। बोलो बात समझ में आया। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को हम दीवार पे लगाते हैं, यह वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करके जल के अणु को बाहर निकालता है तथा एक सफेद रंग का, कैसा बच्चों, सफेद रंग का परत बनता है जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। अर्थात इसको भी आप कह सकते हैं कि यह अवक्षेपण की अपक्रिया है। लेकिन इसको कभी मत भूलना, मुझे भूल जाना, लेकिन इस अपक्रिया को, जो अवक्षेपण अपक्रिया में आपको लिखना है अपने सुंदर और सुनहरे पेन से, उसको याद रखना बच्चों, कभी भूलना मत। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाला रिएक्शन बच्चों ऐसा भी कहा जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाने वाला रिएक्शन है। अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो जो विलयन है वो दूधिया रंग का हो जाता है, सफेद रंग का हो जाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हमने जो गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में प्रवाहित किया है बच्चों, वो कौन सी गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस के परीक्षण में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये बच्चों, तो आई होप आप लोग को सारी चीजें पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। एक बार भी अगर आप लोग इसका रिवीजन करेंगे तो इसमें कोई शक संदेह नहीं है कि पूरी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है और परीक्षा में पूरी तरह से गर्दा गर्दा आप उड़ाने वाले हो। तो एकमात्र और लेक्चर बचा है, इस चैप्टर का एकमात्र और आखिरी लेक्चर है, जिसको पढ़ने के बाद ये चैप्टर हमारे स्तर से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर आप लोग का कोई कंफ्यूजन होगा तो उसको आप फटाफट दूर कर सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। सो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम आप सभी के सामने लेकर के हाजिर होते हैं अगला और आखिरी लेक्चर। तब तक के लिए आप सभी हमें दे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।